Hello students, welcome to Access classes. So this is the second lecture of the structure of atom. जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े कि आखिर ये जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो वहाँ पे हमको सिर्फ इतना आइडिया लगा था कि ये जो हमारे सराउंडिंग का मैटर है ये परमाणु से मिलके बना हुआ है, जो कि बात किसने कही थी, महर्षि कनद ने। और डेमोक्रिटस ने बोला था कि ये जो सराउंडिंग का मैटर है ये हमारा छोटे छोटे पार्टिकल दैट इज़ एटम से मिलके बना हुआ है। तो आज इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे, आज इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे वो जो बातें उन्होंने कही थी वो कैसे और एडवांस होती गई, कैसे हमको और नई टर्मिनोलॉजीज और ज़्यादा अच्छे से हम इस मैटर को समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आज बेसिक थ्योरी ऑफ द मैटर दैट वाज गिवन बाय डाल्टन। इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बोला जाता है। हुआ क्या, जैसे कि जो एंशिएंट टाइम में बोल दिया गया था, एंशिएंट टाइम में हमको बता दिया गया था, जो इंडियन फिलोसोफर थे या ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने ऑलरेडी ये बात कन्वे हमको कर दी थी दैट मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब इसका कोई उनके पास वैलिड तो प्रूफ नहीं था, ना ही इसका उनके पास कोई ये बता सकते थे कि कोई एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एविडेंस दिया हो, क्योंकि तब लैब्स भी नहीं होती थी। सो आज की इस लेक्चर में हमको यही समझना है कि पहले देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि हमारे मैटर के बारे में हम स्टडी कर चुके थे, फिर बीच में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आई। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज तो बता दिए गए, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देम, उसके पीछे रीज़न क्या था वो नहीं बताया गया। अब इस सारी चीज़ों को फिर से बताया गया डाल्टन के थ्रू इन द ईयर 1808 इन हिज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोला जाता है। इन्होंने बेसिक थ्योरी प्रोवाइड करा दी मैटर के रिगार्डिंग, और बहुत अच्छे से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी इन्होंने बता दिया था। सो जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड दिस थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इन 1808। इसको इन्होंने 1808 में दिया था। इट वाज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये जो थ्योरी थी ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज पे बेस्ड थी कि हाउ द केमिकल्स आर प्रेजेंट और हाउ दोज लॉज वर फॉलोड। वो अपनी इस थ्योरी से इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था। देन सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या था, या इनकी पहला जो स्टेटमेंट था इनकी थ्योरी का, वो वही था जो पहले था। मतलब इन्होंने भी सेम बात बोली दैट द मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको एटम बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो डिफरेंट टाइप की फॉर्म बनाएगा, मतलब मैटर को अलग अलग तरीके से हमारा मैटर बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये पूरा का पूरा एक मैटर है। देखा गया टाइनी पार्टिकल जो है ये एटम्स हैं। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन समझूं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। तो इस ये वाटर कैसे बना होगा, जब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम जब पार्टिसिपेट किया होगा रिएक्शन में, तब जाके यहाँ पे हमको ये वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिला होगा। सो पहला स्टेटमेंट ये था दैट matter is made of very tiny particles called atom which participate in a chemical reaction। अगला उनका सेकंड पोस्टुलेट क्या था, सेकंड पोस्टुलेट ये था that atoms are indivisible particles neither can be created nor can be destroyed in a chemical reaction। तो एटम जो है इंडिविजिबल है, इसको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अगर हम किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसका मतलब उसका मास कंजर्व रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इनका जो ये सेकंड पोस्टुलेट था, ये सेकंड पोस्टुलेट हमको बताता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्यों? क्योंकि एटम अगर हमारा नहीं डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। वहाँ पे मास भी ना क्रिएट होगा ना ही वहाँ पर मास डिस्ट्रॉय होगा। सो इट फॉलोज या फिर इट टेल्स अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है हमको किसके बारे में बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो सेकंड पोस्टुलेट से हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इनका थर्ड पोस्टुलेट क्या था? थर्ड पोस्टुलेट इनका कहने का मतलब था दैट एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कोई गिवन एलिमेंट दिया गया तो उसके जो एटम्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, सिमिलर होंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे शेप हो, साइज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, बिहेवियर हो, सब में सेम होने वाले हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम्स, चाहे हाइड्रोजन कहीं भी देख लीजिए आप, या फिर सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हैं आयरन एटम्स का। आयरन आप हर जगह का देखिए, आपको हर जगह आयरन की एक ही तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी कि उसको अगर आप बाहर रख दोगे तो वो जंग खा जाएगा जल्दी से, उस पर जंग जल्दी लग जाएगी। लेकिन अगर आप गोल्ड को देखो तो गोल्ड, सभी गोल्ड जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में गोल्ड का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ और है और वो अमेरिका में कुछ और हो जाएगी, या फिर आयरन की प्रॉपर्टी इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और आ जाएगी। प्रॉपर्टी सिमिलर रहने वाली है अगर एक ही एलिमेंट है तो। सेम ऑक्सीजन, अब आप ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, हम बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि हमको हमारे घर की ऑक्सीजन ही हमारे को सूट करती है और कहीं और की ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है तो वो सूट नहीं करती? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सभी एटम जो हैं किसी गिवन एलिमेंट के वो सिमिलर हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी दैट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, द थर्ड पोस्टुलेट दैट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। देन केम फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था? अगर डिफरेंट एटम्स की बात की जाए, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की जाए तो उनका जो पार्टिकल्स होंगे, जो उनके एटम्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें या फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज़ अलग होगा, उनका प्रॉपर्टीज़ अलग होगा। सो दैट वाज हिज अनदर पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट, दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो मास होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी हमारी डिफरेंट ही होंगी। देन केम एट फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? इन्होंने कॉम्बिनेशन को बताया कि एटम जब भी कंबाइन करेगा तो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करेगा। अब इस स्मॉल होल नंबर का कंबाइन करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं वाटर को देखूं तो हमेशा वाटर जब भी मिलेगा तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे और एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा होगा। दो हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे और एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन 2.5 हो गया, ऑक्सीजन 1.5 हो गया, 2.75 हाइड्रोजन हो गया। अगर मैं अनदर कंपाउंड NO2 को देखूं तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स है। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं कुछ और कंपाउंड को देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। तो ये चीज़ हमको समझ आई कि जो हमारे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड जुड़ रहे हैं वो एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100 हाइड्रोजन जुड़ गए, 200 हाइड्रोजन जुड़ गए, 50 कार्बन जुड़ गए एक साथ में, ठीक है। स्मॉल होल नंबर रहेगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 8, 3, 8, ये इस तरह का रेशियो वहाँ पे रहता है, ठीक है। सो ये इनका फिफ्थ पोस्टुलेट था दैट एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जुड़ते हैं और कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। देन केम अनदर पोस्टुलेट। अब इनका सिक्स पोस्टुलेट क्या था? सिक्स पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज दैट सिक्स पोस्टुलेट टेल्स अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही बताता है क्या? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये चीज़ हमको बताती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो सिक्स पोस्टुलेट है, दिस टेल्स अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताता है। अब ये सिक्स पोस्टुलेट का मतलब क्या था? उन्होंने बोला कि जब भी आप वाटर देख रहे हो या फिर जब भी आप इस कंपाउंड अमोनिया को देख रहे हो, तो अमोनिया जब भी देखोगे तो इसमें एक नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। वाटर देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, ये कभी चेंज नहीं होना है। तो रिलेटिव नंबर जो है वो नंबर सेम रहने वाला है। नंबर देखा जाए तो 1:3, यहाँ पे देखा जाए तो 2:1। नंबर जो है एलिमेंट्स का ये सेम रहेगा, काइंड ऑफ एटम भी सेम रहेगा। काइंड मतलब हमेशा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया बनाएंगे, कभी कार्बन हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया नहीं बनाएंगे। वाटर बनना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जुड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन कार्बन जुड़ के कभी भी वाटर नहीं बनेगा। तो दैट वाज द सिक्स पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन। ये डाल्टन का सिक्स पोस्टुलेट था। तो अब हम यहाँ से सीख चुके हैं
वो लॉज क्यों बन रहे थे, और डाल्टन्स की बेसिक थ्योरी से हमको आइडिया हो गया कि हाउ दिस मैटर इज़ मेड ऑफ। तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट मैटर इज़ मेड ऑफ, तो आप सिंपली बोलेंगे दैट मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर जो है वो छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको एटम्स बोला जाता है। सो अब यहाँ से हमको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था एटम का, व्हाट इज़ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, के आखिर जो एटम है हमारा, ये एटम क्या होता है, व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो दैट एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अब तक हम क्या बोल रहे थे कि मैटर का छोटा पार्टिकल, अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं और हम महर्षि कानद और पकुदा कात्यायन की बात को भी देखें कि मैटर का छोटा पार्टिकल एटम है, और पकुदा कात्यायन की बात को देखें कि मैटर जो है वो जुड़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ से हम सभी चीज़ों को अगर कंबाइन कर दे तो एटम को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज एटम, सो व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर दैट एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम जो है वो हमारा एक छोटा पार्टिकल है, सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है हो सकता है अकेला एटम मिले, हो सकता है एटम ग्रुप फॉर्म में मिले, जुड़ा हुआ मिले किसी और अदर एटम के साथ, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम का दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम इसको डिस्कस करेंगे, तो ये एक बेसिक एटम का स्ट्रक्चर है। सो आपको एटम के बारे में क्लियर हो गया होगा कि एटम क्या है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने एक बेसिक जनरल आइडिया ले लिया व्हाट इज़ एटम एंड हाउ एटम इज़ मेड ऑफ, हाउ मैटर इज़ मेड ऑफ एंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स एटम, एटम किसका पार्ट होता है, क्या बनाता है एटम, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसमें एक फैक्ट है, तो अब तक आप पढ़े हो एटम डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे दैट एटम इज़ डिविजिबल एंड मेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो होता है वो डिविजिबल है और ये छोटे छोटे 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अच्छा, छोटे 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसके बारे में हमको कैसे पता चला या फिर कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। सो एन एटम इज़ made of 3 subatomic particle, that means an atom can further divide into 3 particles। अब यहाँ पे जो आप बात समझे हो कि एटम डिवाइड नहीं कर सकता, वो गलत हो चुकी थी। जैसे जैसे और साइंटिस्ट ने स्टडी किया मैटर को, एटम को, उनको पता चला दैट एटम कैन डिवाइड एंड इट इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और एटम कैसे डिवाइड किया, कैसे पता चला 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ। तो इसके पीछे मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखो, हाँ, या फिर एक फैक्ट देखो, हम लोग क्या करते हैं जब हम छोटे होते तो अक्सर हम लोग एक जादू दिखाते हैं बच्चों को कि स्केल को हम लोग सर पे रब करेंगे और फिर ऐसे हम अपने हेयर्स के पास लेकर जाएंगे तो स्केल जो है, हेयर्स जो है स्केल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब ये अट्रैक्शन आता है, स्केल और हेयर्स के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है। अट्रैक्शन आता है, आप जानते हो, दैट इज़ ड्यू टू चार्जेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बीच का ही अट्रैक्शन है। अगर ये अट्रैक्शन चार्जेस के बीच का है तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं दैट एटम तो हमको न्यूट्रल मिलता है। एटम को देखा जाए तो ये न्यूट्रल होता है ना। तो ये जो फिनोमिना है कि ये चार्जेस कहाँ से आ गए, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट हो रहे हैं अगर एटम डिवाइड नहीं कर सकता है, न्यूट्रल है एटम। अगर ये मान लें कि एटम इनडिविजिबल है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना उसको कभी देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना तो देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स एटम हैज़ सम चार्ज, एटम के पास कुछ चार्ज है। एटम्स के पास चार्ज किस फॉर्म में है, वो फॉर्म में प्रेजेंट होता है 2 पार्टिकल के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। ये एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको गोल गोल घूम रहे हैं, ये जो आपको बॉल्स ग्रीन और ये पर्पल बॉल्स दिख रही हैं, दीज आर एटम्स एंड दैट रेड बॉल कंस्टिट्यूट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो रेड बॉल है इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो ब्लू बॉल है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द ब्लू बॉल और द ग्रीन बॉल इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट एटम, इट इज़ ऑल अबाउट द एटम। ये हमारा एटम के बारे में हो चुका है, ठीक।
उसके बाद देखिए, तो अब हम एटम को समझ चुके हैं। एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो आखिर इस एटम का सिंबल कैसे दिया जाएगा, हमको पता कैसे चलेगा किस एटम के बारे में बात हो रही है। हमारे पास तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैटर है ना, हमको एटम के बारे में कैसे पता चलेगा। सो एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सर्टेन सिम्बल्स, जैसे कि कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी यूज़ द लेटर ऑफ देयर स्पेलिंग, उनका नाम का जो स्पेलिंग है उनके फर्स्ट लेटर और सम अदर लेटर, इनको यूज़ कर लेते हैं और ये हमारा एटम को हम बनाते हैं। तो पहला है, जैसे कि ये आर्गन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये आर्गन का सिंबल है, कैपिटल ए एंड स्मॉल आर। देन इट इज़ द सिंबल ऑफ पोटेशियम, के। It is the symbol of calcium, capital C and small a. So basically these are the symbol of atoms. How can you represent an atom? You have to represent with some symbols, and the best way to represent the atom is to use the letters of their name. वो सबसे बेस्ट वे है और उसको आसानी से याद भी किया जा सकता है। अगर मैं कोई और डिज़ाइन या कोई परफेक्ट आइकन बनाऊँ तो वो याद करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो वी आर गोइंग टू सी द सिंबल ऑफ एलिमेंट अप टू एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 तक हम सिंबल देखें। सो इट वाज फर्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H, देन केम हीलियम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय He, देन लिथियम Li। ये जो एटम्स लिखे हुए हैं ये हमारे एक ऑर्डर मैनर में लिखे हुए हैं। पहले हाइड्रोजन आएगा, देन हीलियम, और ये किस बेसिस पे ऑर्डर मैंने बनाया है वो आपको आगे समझ आएगा। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। हर एटम का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, डेफिनेट एटॉमिक नंबर होता है। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड देन कैल्शियम Ca। ये बेसिक 20 एटम्स के इनिशियल 20 एलिमेंट्स के एटम के सिंबल है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सोडियम में कहीं भी Na नहीं आता है, पोटेशियम में कहीं भी K नहीं आता है। तो कुछ सिंबल जो हैं वो उनके ग्रीक नेम से लिए गए हैं, जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। तो एक्चुअली सोडियम का जो सिंबल होता है, ये होता है Na, बिकॉज इसका ग्रीक नेम जो होता है दैट इज नेट्रियम। पोटेशियम की यदि मैं बात करूं तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है दैट इज के, बिकॉज इट्स ग्रीक नेम इज कैलियम। तो कुछ एलिमेंट्स के जो नेम है वो ग्रीक नेम से उनके सिंबल्स को निकाला गया है। देन केम आयरन को भी आपने देखा होगा, आयरन को Fe रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट्स ग्रीक नेम इज फेरम। कॉपर को Cu रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट्स ग्रीक नेम इज क्यूपरम। सिमिलरली मर्क्यूरी को Hg रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट्स ग्रीक नेम इज हाइड्रागायरम, तो ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट अप टू 20 आपको मालूम होना चाहिए किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, और ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। सो हमने आज की क्लास में देखा, सो इट वाज ऑल अबाउट द एटम। अभी हम सिर्फ एटम के बारे में समझे हैं और इतना जाने हैं कि एटम जो है वो हमारा फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो हमको देखने को मिलती है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये हम लोग यहाँ पे बेसिक बात सीख चुके हैं, एटम कैसे रिप्रेजेंट करना है, एटम के अंदर क्या होता है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टडी about the discovery of these subatomic particles that an atom is made of electron, proton and neutron. So thank you all for watching the video.